अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ECSS। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसको हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी और IR के लिए भी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको समझना है। टॉपिक है द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान को कौन से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसको समझने से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस फ्रेज कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या रहा है सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या रहा है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे हिस्ट्री में एंड वी कैन टॉक अबाउट द 17th सेंचुरी, ठीक है। हम 17th सेंचुरी की बात करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ समझ लो, देखो लेट्स सपोज ये यूरोप है ना, यूरोप अभी क्या हुआ है, यूरोप प्रॉपर डिमार्केशन हुई है वहाँ पर कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये एरिया फ्रांस का है, ठीक है। ये बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं इस तरह की कि यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते हैं, ये फ्रांस का एक एरिया है, फ्रांस एक कंट्री है। लाइक वाइज लेट्स सपोज ये जर्मनी है, तो ये बाउंड्रीज डिफाइंड हैं, तो ये जर्मन लोग यहाँ पे रहते हैं, ये जर्मनी का एरिया है, ये बाउंड्री है जर्मनी की, ये लैंड जर्मनी से बिलोंग करती है या नहीं, सही है। लेकिन ये तो हम अभी की बात करें ना 21st सेंचुरी की, ठीक है। लेकिन अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे ये डिमार्केशन नहीं हुई थी, डिमार्केशन नहीं थी। अभी डिमार्केशन है और वो किस बुनियाद पे है, वो नेशन स्टेट की बुनियाद पर है कि एक पर्टिकुलर नेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल एक नेशन है फ्रेंच लोगों की, ठीक है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टेट है फ्रांस। तो अभी की डिमार्केशन किस पे हुई है, अभी की डिमार्केशन हुई है नेशन स्टेट की बेसिस पे। उस टाइम पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था 17th सेंचुरी में, ठीक है। उस टाइम पे जो आपका यूरोप था वो बस मतलब इस तरह से डिमार्केटेड नहीं था, और यूरोप को मोस्टली जो थे वो कौन चलाया करते थे, वो डिफरेंट जो चर्च होते थे ना, वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग थी यूरोप की वो चर्च से की जाती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, इवेंचुअली एक वॉर शुरू हो गई जब लोगों ने चर्च के ख़िलाफ़ उठना शुरू किया। इसकी एक बहुत बड़ी डिटेल है, उसमें अपनाया जाओ, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक वॉर स्टार्ट हुई जिसकी वजह रिलीजन थी कि लोगों के जो व्यूज़ थे रिलीजन को लेके वो चर्च के अगेंस्ट उठ रहे थे, ठीक है। तो वॉर स्टार्ट हुई 1618 में और वो वॉर चली 1648 तक, ठीक है। वो वॉर स्टार्ट हुई 1648 तक। इसमें क्या हुआ, ये 30 ईयर्स की वॉर थी। इसमें यूरोपियन से लोग थे ना एक दूसरे को ही मार रहे थे, एक बहुत ही डेडलीस्ट वॉर थी, ठीक है। इसमें एक दूसरे को ये लोग मार रहे थे। फिर इवेंचुअली आपको पता है कि 30 साल की वॉर है, ये अपनी तरफ रिसोर्सेज को ड्रेन करती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पूरा का पूरा यूरोप जो था वो एग्जॉस्ट हो चुका था इन 30 सालों में। वो चाहते थे कि समहाउ हम इस वॉर को रोकें या ख़त्म करें। इवेंचुअली व्हाट दे डिड, दे साइंड अ पीस ट्रीटी, जिसको बोलते हो आप द पीस ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। एक पीस ट्रीटी साइन की गई जिसको आप बोलते हो द पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो रोल ऑफ चर्च है उसको हम कम से कम करेंगे, ठीक है। जो रोल ऑफ चर्च है उसको हम मिनिमाइज करेंगे डिसीजन मेकिंग में, नंबर 1। नंबर 2, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया गया। जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, जैसे फ्रांस है वो बेसिकली एक स्टेट है, किसकी, एक पर्टिकुलर नेशन, फ्रेंच लोगों की, ठीक है, ये नेशन है। सो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐसे स्टार्ट हुआ। अब जो आजकल कंट्रीज़ बने हुए हैं वो एक नेशन पे हैं, एक स्टेट बनी हुई है एक नेशन के लिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो एक नेशन स्टेट है, एक नेशन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली मुसलमान थे जिन्होंने जद्दोजहद की इसके लिए, ठीक है। सो इसी तरह से फ्रेंच, जर्मन्स, इंग्लिश लोग, ये सारे के सारे भी नेशन स्टेट की ही वजह से मुल्क बने हुए हैं वो सारे, ठीक है। सो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है। तो पीस ट्रीटी या पीस ऑफ वेस्टफेलिया में भी ये बात की गई कि रोल ऑफ चर्च को आप कम करेंगे। दूसरा, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें हर स्टेट को इक्वल समझा जाएगा, इक्वलिटी की बात की गई, और कोई भी कंट्री है वो दूसरे कंट्री की सोवेरेनिटी को खराब या उसमें इंटरवेन नहीं करेगा। डिसीजन मेकिंग, नॉन इंटरवेंशन की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, नॉन इंटरवेंशन की बात की गई। सो यहाँ से आपका स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। जब आपकी स्टेट बन गई, ठीक है, जब स्टेट आ गई, लेट्स सपोज ये कोई कंट्री है XY, ठीक है, जब स्टेट बन गई ना, अब इनको थ्रेट्स तो थे, ये हमेशा शुरू से इनकी हिस्ट्री है लड़ने की, जाहिर बात है, ठीक है। तो इनको थ्रेट्स तो थे, तो व्हाट दे डिड, दीज स्टेट्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर मिलिट्री। इन्होंने अपनी मिलिट्री पे काम करना शुरू कर दिया, अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो इनकी फॉरेन पॉलिसी बनी है, जो पॉलिसी बनी वो डिफेंस या फिर स्टेट की सेंट्रिक बनी कि हमने स्टेट को सर्वाइव करना है, स्टेट के सर्वाइवल के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन्होंने उधर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, ठीक है।
तो उस टाइम पे आपकी जो सर्वाइवल था दैट वाज द मेन आप कह लो गोल उस टाइम पे, ठीक है। फॉर द कंट्रीज द मेन गोल वाज टू सर्वाइवल मेन गोल था। ऑल्दो स्टेट्स बन चुकी थी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन आ चुका था, लेकिन एक सिक्योरिटी डायलेमा था उस टाइम पे। उस टाइम पे भी कंट्रीज को ये डर था कि हमारी हिस्ट्री रही है, हमारे इतनी डेडलियस्ट हिस्ट्री रही है, अभी हमें किसी भी वक्त, लेट्स सपोज ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, तो किसी भी वक्त जर्मनी फ्रांस पे या फिर फ्रांस जर्मनी पे अटैक कर सकता है। तो फ्रांस ने अपने डिफेंस मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, लाइकवाइज जर्मनी ने अपना डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। और जिससे हुआ क्या कि जो पॉलिसी थी वो स्टेट सेंट्रिक थी, ठीक है। जो बड़े बड़े आपके ख्यालों के अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने जो ह्यूमन एलिमेंट था, जो वहाँ पे अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो अंदर पॉपुलेशन रह रही थी, उनके उन्होंने वेलफेयर को तो छोड़ ही दिया उस पर काम करना, ठीक है। वो भूल गए कि पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी किसी भी कंट्री के लिए। वो कंट्री चलता ही तब आपके पास एक पॉपुलेशन हो, ठीक है। उन्होंने पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए काम करना छोड़ दिया। तो स्टेट का डिफेंस जो था वो उनका प्राइमरी गोल बन गया, ठीक है। और ये जो ह्यूमन एलिमेंट है वो इग्नोर हो गया इस टाइम पे, और ये चलता आया। कम 20th सेंचुरी, आपके पास आ गया 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी में आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इवेंचुअली फिर न्यूक्लियर वेपन्स आए, और आपके पास साथ साथ कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखो यार, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई ना, तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी आ चुके थे उस टाइम पर। यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूएसए के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो अब ये डायरेक्ट एक दूसरे से जंग कर नहीं सकते, वॉर तो अब डायरेक्ट हो नहीं सकती, ठीक है। तो नो डायरेक्ट वॉर, डायरेक्ट आप टोटल वॉर तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि जीरो मतलब दोनों को नुकसान होना है। और वॉर तब की जाती है जब आपके पास कोई बेनिफिट मिले वॉर करने का, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यूएसएसआर से जंग करता है तो किस लिए करेगा, कि उनकी टेरिटरी मिल जाए, या उनका ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए, या उनके मिनरल्स मिल जाए, कुछ भी ऐसा चीज़, ठीक है। वॉर हमेशा होती बेनिफिट के लिए है, क्योंकि हमें बेनिफिट मिले। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के बाद वो बेनिफिट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब कंट्रीज़ वॉर नहीं करना चाहते, डेटरेंस का फैक्टर आ चुका है, ठीक है। कि आपने वॉर कर दी, दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स हुए, तो जीरो गेम है, रेदर नॉट जीरो सम गेम, लूज सिचुएशन है, अब दोनों हारोगे, सही है। सो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना डायरेक्ट वॉर का। तो फिर न्यू डायमेंशन ग्रेजुअली स्टार्ट होना शुरू हुई वॉर की, दैट वाज, अब न्यू डायमेंशन स्टार्ट हुई कि आपने नो डायरेक्ट वॉर नहीं करनी है, ठीक है। आपने डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, लेकिन अपने एडवर्सरी को आपने कमज़ोर करना है, ठीक है। आपने अपने एडवर्सरी को कमज़ोर कर देना है इंटरनली, समझ रहे हो इस बात को। ये पूरी हिस्ट्री बताने का और तमहीद बनाने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को समझो कि जो न्यू डायमेंशन आई है वो क्या है। वो ये है कि देखो, लेट्स सपोज ये कंट्री है ना पाकिस्तान, और यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो डायरेक्ट जंग यहाँ से करना इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अब, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंडिया के पास भी, पाकिस्तान के पास भी। दोनों दूसरे से जंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या है कि आप पाकिस्तान को उसमें सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स पे, या उसको पाकिस्तान को अंदर से ना इंस्टेबिलिटी क्रिएट करो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। लोगों में अनरेस्ट क्रिएट करो। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डायमेंशन। ये हम इसकी बात करें न्यू डायमेंशन या फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, वो ये चीज़ है, ठीक है। कोल्ड वॉर के एरा में ये जो टॉपिक है हमारा नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, इन्होंने बहुत ही आप कह लो पजीराई पाई, ठीक है, कोल्ड वॉर के एरा में, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर ने यही किया। डायरेक्ट तो जंग कर नहीं सकते थे, तो डिफरेंट रीजन्स में जाते थे और वहाँ पर प्रॉक्सीज के तौर पे ना, प्रॉक्सीज को यूज़ करते हुए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है। और यही बहुत बड़ी वजह थी यूएसएसआर के टूटने की, कि अफगानिस्तान में यूएसए ने यूएसएसआर को फंसा दिया, ठीक है। यूएसएसआर के सारे रिसोर्सेज लग गए अफगानिस्तान में, ठीक है। तो यूएसएसआर जो है वेलफेयर, जो लोगों की वेलफेयर थी वो ना कर पाया, और इवेंचुअली लोगों की जो थी वो उनसे आवाज़ें, मतलब लोगों की जो थी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई, ठीक है। और यूएसएसआर की इकॉनमी भी उस टाइम पे बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। सो इकॉनमी यूएसएसआर की डूब रही थी। दूसरा, जो लोग थे वो हुकूमत के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे। इवेंचुअली यूएसएसआर जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई अफगानिस्तान से जाने के बाद। सो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट की, कि आपने एक कंट्री को इतने हिस्सों में तोड़ दिया, अटैक किए बगैर, उससे डायरेक्ट लड़े बगैर, डायरेक्ट कंसंट्रेशन के बगैर। सो ये आपका है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो आप देख रहे हो कि एक आप कह लो कि एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है अब। पहले आपके पास एक हार्ड एरिया था लड़ने के लिए, दैट वाज डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन, ठीक है।
आप डायरेक्ट कंसंट्रेशन करोगे, लेकिन अब नहीं, अब एक सॉफ्ट एरिया है कि आप इंटरनली इसको कमज़ोर कर दो, इतना कमज़ोर कर दो कि वो खुद ही टूटना शुरू हो जाए। सही है। तो जब इतना कुछ काम हुआ तो इवेंचुअली इन 1990s लोगों ने इस पर बहुत फोकस किया और UNDP ने एक रिपोर्ट दी, ठीक है, उसको आप कहते हो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना है। उसका रिपोर्ट आई थिंक 150 पेजेस की, तो वो सारा मत पढ़ना, उसका इंट्रो, रिपोर्ट का इंट्रो और कंक्लूजन पढ़ लेना, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सो उसमें उन्होंने थ्रेट को ना, ये जो सिक्योरिटी है, इसको 7 डायमेंशंस में डिवाइड किया UN ने। द फर्स्ट वन वाज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है आपने अपनी। फिर फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट है, पर्सनल, कम्युनिटी, पॉलिटिकल, ये 7 तहें हैं, या फिर आप समझो 7 स्फीयर्स हैं सिक्योरिटी की, ठीक है। नाउ मैं इनको इतना डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप इस बारे में खुद काफ़ी कुछ जानते भी हो, सीख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। मैं जैसा आपको आइडिया देता जाता हूँ, आप समझ जाओगे इसको। सो नंबर 1 इकोनॉमिक सिक्योरिटी। देखो इसमें क्या है कि आपने ना, यू कंट्री शुड नॉट बी डिपेंडेंट, आपका कंट्री डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, आपका कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहे, अपना रेवेन्यू जनरेट करे, ठीक है, अपना रेवेन्यू जनरेट करे, इतना जनरेट करे कि जो रीजन में ना एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास इतनी इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो, ठीक है, और हम किसी कंट्री पे भी इतना डिपेंड ना करें कि अगर इंडिया अपना डिफेंस स्ट्रांग कर रहा है तो हम भी उसके अकॉर्डिंगली अपना डिफेंस स्ट्रांग करें, ठीक है। नंबर 1 इकोनॉमी आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि आपकी जो रीजन में ना एक जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। बहुत ही एक सिमेट्रिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वेपन्स आ जाएं और कन्वेंशनल सिक्योरिटी भी हो, फिर न्यूक्लियर वेपन्स में भी सिक्योरिटी हो, सुपीरियरिटी हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो कुछ नहीं करना, आपके पास इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, ठीक है, आपके पास आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो कि आप डिफेंस पे भी लगा रहे हो, ठीक है, आपकी डिफेंस पे भी स्ट्रांग हो रहा हो, आपकी जो वेलफेयर है लोगों की वो भी हो रही हो, सही है। और दूसरा, आप दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट भी ना हो, आपकी टेक्नोलॉजी भी आपके पास अच्छी हो। देखो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन लेट्स सपोज US और सम अदर वेस्टर्न कंट्री अपने वेपन्स के लिए, तो खुदा न खास्ता कल को कुछ मसला होता है और वो अपनी जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान को, जो वेपन्स वगैरह पाकिस्तान को वो बेच रहे हैं, उसको वो रोक दें, बंद कर दें, तो एक बहुत ये ख़तरा हो सकता है हमारे लिए। सो इसीलिए JF-17 थंडर जो है, ये हमारा जॉइंट वेंचर था चाइना के साथ, एक बहुत कारआमद है हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। दूसरा देखो, जब आपकी इकोनॉमी सिक्योरिटी नहीं होगी तो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसमें इंटरवीन करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है IMF की, आपको कहती है प्राइसेस बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो। दूसरा, फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आप पे फोर्स करते हैं, आपको आपकी इकोनॉमी से और हट होती है। अगर हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो अभी आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था क्योंकि हम ग्रे लिस्ट हैं हमें एनुअली $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करना है, सही है। दैट्स द रीज़न, ये सारा कुछ है, इस अम्ब्रेला में ये सब कुछ आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी में, ठीक है। नंबर 2 फूड सिक्योरिटी। देखो यार, फूड सिक्योरिटी अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब देखो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। तो देखो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी असेसमेंट की, इसके मुताबिक 38% पाकिस्तान की पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है, ठीक है। फूड इनसिक्योर होगा तकरीबन बनते हैं 90.7 मिलियन पाकिस्तानीज़। अब इतना बड़ा एक पॉपुलेशन आपका फूड इनसिक्योर होगा जिसके पास खाने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, इससे रिफ्ट्स क्रिएट होंगी छोटे प्रोविंसेस में और बड़े प्रोविंसेस में, ठीक है। जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, लोकल मासेस हैं, वो हुकूमत के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, वो एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, इससे आपकी गवर्नमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा, आपकी स्टेट पे फ़र्क पड़ेगा, इंटरनल केओस क्रिएट होगा। सो फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि 38% ऑफ आवर चिल्ड्रन जो हैं वो क्या हैं, वो स्टंटेड हैं ऑलरेडी। ये एक बहुत बड़ा मतलब जुल्म है, बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे फ्यूचर को, हम समझते नहीं इस चीज़ को, ठीक है। सो फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपके पास रिफ्ट्स आएंगी स्मॉल प्रोविंसेस वर्सेस बिग प्रोविंस में, ठीक है। रिफ्ट्स आएंगी, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी तो ऑलरेडी आपको पता है, फिर उससे आपकी इकोनॉमी भी हर्ट होती है, आपका डिफेंस भी तंग होता है, सारा कुछ। तो ये सारा कुछ आपस में इंटरलिंक चीज़ें हैं, ठीक है। ट्राई टू बिल्ड आंसर इस तरह से। ये मैंने आप कुछ रिपोर्ट्स लिखी हैं, इसको अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ देन हेल्थ सिक्योरिटी, इस पर आपको पता होगा अभी कोविड की बहुत बड़ी एक एग्जांपल है,
ठीक है। इस पर आप खुद लिख सकते हो कि एक्सेस टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या है। हमारे तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स ही नहीं है। जब नहीं होते तो फिर लोग मोबिलाइज करते हैं, लोग इमिग्रेट करते हैं, माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स सिटीज़ और अर्बनाइजेशन होती है, ठीक है। मोर पॉपुलेशन, मोर क्राइम रेट, स्टफ वो क्या कहते हैं उससे सारा कुछ उस पर लिख सकते हो। क्राइम रेट होगा तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उस पर बोझ पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हर आप बाकी एंगल से भी लिख सकते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्या है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग। पाकिस्तान जो है वो 5th मोस्ट वर्नरेबल कंट्री है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, 5th मोस्ट वर्नरेबल कंट्री, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा तो मुतासिर हो सकता है उसमें 5वें नंबर पे है पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। इससे क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपका इससे अफेक्ट होगा वाटर रिसोर्सेज पे भी, सही है। इससे अफेक्ट होता है वाटर रिसोर्सेज पे भी, क्यों? क्योंकि जो हमारा सेकंड बिगेस्ट वाटर रिसोर्स हमारा रेन है, ठीक है। जो हमारी रेन्स होती हैं ना, ये बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स है हमारे लिए। अब क्या होगा, जब आपको पता है कि जो पैटर्न्स हैं बारिश के वो चेंज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इससे आपका क्या होगा, इससे अफेक्ट होगा आपका वाटर रिसोर्स पे, ठीक है। जो आपका वाटर रिसोर्स है, पाकिस्तान ऑलरेडी एक वाटर स्कार्स, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, और हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय 2040 हम एक बिल्कुल ही एब्सोल्यूट स्कार्सिटी पे चले जाएंगे कि हमारे पास पानी पीने के लिए पानी बहुत कम बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी का मसला है हमारे लिए, वाटर सिक्योरिटी। और ये क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अब क्या करते, और वो क्यों हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है कि अर्बनाइजेशन हो रही है हमारे यहाँ पर। अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग रूरल एरियाज से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स सिटीज़, बिग सिटीज़। जब बिग सिटीज़ में आ रहे हैं तो बिग सिटीज़ क्या करते हैं, वो फिर एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड कैसे करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है। जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। सो ये सारे चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो आपने इस चीज़ को समझना है कि ये कैसे हो रहा है। अर्बनाइजेशन समझो, देखो अगर हम हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें, लोग हेल्थ सिक्योरिटी, लोगों के पास बेसिक यूनिट्स नहीं है, हेल्थ यूनिट्स नहीं है, तो वो रूरल एरिया से कहाँ आते हैं, अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ का करते हैं, फिर वो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करेंगे क्या करेंगे, वो फिर डिफॉरेस्टेशन ही होगी, नए घर बनेंगे, सारा कुछ होगा। तो इससे आपका क्या होगा, इससे इवेंचुअली आपके पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है हमें हर तरह से, ठीक है। Having said that, now let's move on to the personal। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल सिक्योरिटी। देखो पर्सनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, इसमें देख रहे हो आप इंडिविजुअल्स को भी फोकस किया गया है यूएन की रिपोर्ट में। इसमें यार ये है कि एक तो आपको प्राइवेसी को ब्रीच ना किया जाए आपकी, ठीक है। आपने आज डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपने अकाउंट्स बनाए हैं, वहाँ पर अपनी पर्सनल मतलब अपनी आइडेंटिटी, पर्सनल जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, आपका मोबाइल नंबर है, बाकी चीज़ें हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो वो कंप्रोमाइज़ ना हो, ऑल्दो इट हैज़ बीन हैपनिंग, लेकिन ये यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ एक बहुत बड़ी है कि प्राइवेसी आपकी एक सिक्योरिटी है, ठीक है, ये ब्रीच नहीं चाहिए। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। देखो अगर आप कल को किसी एक XYZ सिचुएशन को क्रिटिसाइज़ करते हो या कुछ, तो आपको क्रिटिसाइज़ करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। आपको फिजिकली अब्यूज़ ना किया जाए, आपको मेंटली टॉर्चर ना किया जाए, ठीक है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर ना किया जाए, तो ये भी एक सिक्योरिटी है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ को, सिक्योरिटी, प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये पर्सनल सिक्योरिटी में है, इस पर लिख लेना, काफ़ी कुछ आप खुद लिख सकते हो। फिर कम्युनिटी सिक्योरिटी, इसमें कल्चर आ जाता है कि जब कम्युनिटी का कल्चर कैसे अफेक्ट हो सकता है, जो भी है सिक्योरिटी। इसमें आप एक चीज़ देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कम्युनिटी सिक्योरिटी में, कम्युनिटी से मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर नेशन भी हो सकता है, ठीक है, और एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी भी एरिया की हो सकती है जिसका एक डिफरेंट कल्चर हो, उसकी भी बात हो सकती है, ठीक है। तो उस कम्युनिटी का कल्चर ख़तरे में आ सकता है, तो वो भी सिक्योरिटी के थ्रेट में समझा जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्राइम एक बहुत बड़ा रीज़न है कम्युनिटी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। फिर रेडिकलाइजेशन, जब आप एक्सट्रीमिज़म पे पहुंच जाते हो, रेडिकल हो जाते हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है, आप इतना एक्सट्रीमिज़म पे पहुंच जाते हो कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करने की बजाय उससे नफरत करना शुरू हो जाते हो, ठीक है ना, कि आप उसको सह नहीं पाते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को। अब ये पॉलिटिकल डिफरेंस भी हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल टॉलरेंस भी हो सकती है, रिलीजियस टॉलरेंस भी हो सकती है, इस सिचुएशन की बात है। लेकिन रेडिकलाइजेशन ये चीज़ होती है कि बहुत आप एक्सट्रीमिज़म पे पहुंच जाओ, रेडिकल हो जाओ बिल्कुल ही।
फिर पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात कर लो आप। पॉलिटिकल सिक्योरिटी में क्या है कि भाई मिलिट्री टेक ओवर ना हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसमें सक्सेसफुल ट्रांजिशन हो, फिर नेशनलिस्ट मस्ट नॉट टेक ओवर, जो नेशनलिस्ट हैं वो टेक ओवर ना करें। अभी देखो भारत में बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, मोदी कौन है, ये हिमसेल्फ इज अ नेशनलिस्ट। अब वो क्या कर रहा है, वो फिर नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, वो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म को फॉलो कर रहा है। उसमें क्या होता है, उसको आप देखो रिलेशंस विद चाइना ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, विद नेपाल जो नेबरिंग कंट्री है वो ख़राब हैं, बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशंस थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब हैं। तो जब आप एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म को अपनाओगे, हुकूमत करोगे, तो आपके फिर रिलेशंस फिर ख़राब ही होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी में फिर इनसिक्योरिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अब नेशनलिस्ट ने गवर्नमेंट अपनाई तो यहाँ पर झड़प हो गई हमारी 29 फ़रवरी को, याद होगा हमने जो उनको चाय शाय पिलाई थी, ठीक है। फिर इंडिया ने जो इनके साथ इनका जो हाल किया, जो चाइना ने इनका हाल किया लद्दाख में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है पॉलिटिकल सिक्योरिटी की कि अगर आपके पास मतलब स्टेट्समैन गवर्नमेंट में होंगे तो सिचुएशन अच्छी होगी, मुल्क सिक्योर होगा। अगर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट में आ जाएंगे, नेशनलिस्ट मस्ट नॉट टेक ओवर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेशनलिस्ट को टेक ओवर नहीं करना। अगर वो करेगा तो रीजन के लिए मसला होगा, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ बाकी थ्रेड्स मैंने लिखे हैं, इसमें आप हमेशा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मुझे कुछ समझ आ रहा था जल्दी में मैंने वो लिख दिए हैं। एक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। आपको पता है हमारी पॉपुलेशन अराउंड 2% की पेस से बढ़ रही है, ठीक है। तो एक वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड, हमारे जो पॉपुलेशन का ग्रो करने का रेट है वो हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके साथ अर्बनाइजेशन और सारा कुछ आप उसमें लिख देना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ें। फिर एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा मसला है। एजुकेशन हमारा तकरीबन 22 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आगे जाके सिक्योरिटी रिस्क बनेगा हमारे लिए, ठीक है। फिर यूथ बल्ज, हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ है, हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो 30 के अराउंड है, ठीक है। अगर उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो फिर डेफिनेटली गलत रास्तों को अपनाएंगे। दे कुड मूव, अल्लाह खैर करे, लेकिन मतलब रेडिकलाइजेशन भी हो सकती है, क्राइम भी हो सकता है, मतलब ऑप्शंस तो फिर यही बच जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं वर्नरेबल हैं साइबर अटैक्स पे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हमारी बहुत ही वीक है। ऑल्दो वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, लेकिन हमारी जो साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है हमारी वो बहुत कम है, बहुत वीक है, उतना काम नहीं किया हमने, ठीक है। सो ये भी एक थ्रेट है बहुत बड़ा हमारी सिक्योरिटी को। देन द सेक्टेरियन वायलेंस, ये अगेन पता है हमारे शिया भाई, हमारे सुन्नी भाई, इनमें मसला रहता है। और ये मसला कब से स्टार्ट हुआ है, मसला स्टार्ट हुआ था ज़िया-उल हक साहब के टाइम से, उनके इरा से, ठीक है। जब हमने 1979 में अफगान जहाद का हिस्सा बने तो वहाँ से रेडिकलाइजेशन आई। खैर आई एम नॉट, उसको अगर आपने उसके बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ से जाके मेरा लेक्चर सुन सकते हैं। अफगानिस्तान पर जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है वो पूरी लेक्चर सीरीज़ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कहने का मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि सेक्टेरियन वायलेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सिक्योरिटी के लिए, सही है। क्योंकि आपको पता है हमारे जो यहाँ पे सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं वो बहुत ही वीक हैं, बहुत ही नाजुक हैं। एक तरफ KSA भी फंडिंग कर रहा होता है, एक तरफ ईरान भी फंडिंग कर रहा है। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द फैक्ट, सही है। और ये हुआ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को खुद समझ के पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा, और हमें पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि किसी और मुल्क के लिए। I think it's enough for today. If you have any questions or query, please let me know in the comment section. And अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं वो मेल का जो अपना ईमेल है Gmail में मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। कोई गलती हुई हो तो अगेन माफ़ी का तलबगार हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ कर बैठता हूँ। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना लूँगा। अभी के लिए इट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। Keep liking it, keep sharing it. Allah Hafiz. Stay blessed.